सलमान खान की फिल्मों की कहानी जितनी पॉपुलर नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा सुपरहिट होता है सल्लू मियां का स्टाइल। लेकिन पिछले कुछ समय से यह ट्रेंड बदला है। बड़े स्टारकास्ट नहीं होने के बावजूद फिल्में बेहतरीन कहानी के दम पर चली हैं। शेयर मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नामी गिरामी के साथ कुछ वैसी कंपनियां भी बेहतरीन रिटर्न्स दे रही हैं जिनके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल्स अच्छे रहे हैं। सबसे अहम बात कि ये कंपनियां अपनी असल वैल्यू से करीब करीब आधे में मिल रही हैं। ऐसे ही शेयरों की पहचान के लिए हम लेकर आए हैं आधे, द मोस्ट वांटेड स्टॉक्स। तो लंबे अरसे बाद एक बड़े बैनर वाली एक सुपरस्टार की रिलीज होती हुई नजर आ रही है, सलमान खान की राधे, द मोस्ट वांटेड भाई। अच्छा, इस मूवी के बारे में बता दूं, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, मुंबई में ड्रग्स के चलते डेथ्स और क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो भाई कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर के बस की तो बात है नहीं, एक स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर चाहिए, राधे। तो राधे जो है वो सिटी को क्लीन करने में मदद करेंगे। ईद की रिलीज है तो आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक। लेकिन हाँ, अब बड़ी मूवी रिलीज हो रही है फाइनली लंबे अरसे बाद, तो एक स्पेशल शो तो बनता था। और जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा जो मूवी का पोस्टर है वो और जो हमारा शो है वो। तो एक बार क्विकली वो आपकी स्क्रीन पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये सलमान खान फिल्म प्रेजेंट्स राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई। तो हमारा शो है सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट्स आधे, द मोस्ट वांटेड स्टॉक्स। तो नाम के लिहाज से मक्खी पे मक्खी तो बढ़िया बैठ गई है ना, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि करने क्या वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग है। दरअसल हम लोग बात करेंगे उन स्टॉक्स की शो में अगले आधे घंटे में जो अपनी ट्रू वैल्यू, जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अपनी सही वर्थ से कहीं नीचे कामकाज कर रहे हैं, आधे पे कामकाज कर रहे हैं। आसान शब्दों में वो स्टॉक्स जो अगले मोटा मोटी 3 साल में दोगुना होने का दमखम रखते हैं। तो इसीलिए नाम है आधे और इसीलिए ये स्टॉक्स जो हैं मोस्ट वांटेड स्टॉक्स हैं। मदद करने के लिए, इस तरह के स्टॉक्स ढूंढने के लिए, बेहतरीन फंडामेंटल रिसर्च के लिए जो एक्सपर्ट जाने जाते हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जी, और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के हेमांग जानी। ये तीनों हमारी आज इस तरह के बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढने में मदद करने वाले हैं। गौरांग सर, ये मक्खी पे मक्खी बढ़िया बैठी ना, राधे का आधे सही है ना? अगर आप इजाजत दें तो एक लाइटर नोट पे जहन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, और मैं मीडिया में कुछ पढ़ रहा था टिप्पणी इस पिक्चर की बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन को लेकर के। तो राधे का कलेक्शन आधे तक भी पहुंचेगा क्या नहीं, इस पर कुछ सवालात उठे हैं। अब देखना जरूरी होगा कि आखिरकार क्या परिणाम उभर कर के आता है। असल में समय ऐसा है ना कि वो पर्दों पे रिलीज नहीं हो पा रही है मूवी, तो एक ओटीएच प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़े पर्दे पर। और मैं अभी ट्वीट्स पढ़ रहा था सलमान खान साहब की तरफ से भी आते हुए कि जब इवेंचुअली थिएटर्स खुलेंगे तो उन्होंने प्रॉमिस कराया अपने फॉलोअर्स को, अपने ऑडियंसेस को, कि जब भी थिएटर्स खुलेंगे इस मूवी को वहां पे भी बड़े पर्दे पर भी रिलीज करेंगे। ठीक है, इस समय हाँ वाकई चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हेमांग सर मूवी देखना तो बनता है। बिल्कुल बनता है आशीष जी, क्योंकि आईपीएल भी बंद हो चुके हैं, लोग घर पे हैं। तो कोई भी अगर ऐसा अच्छा एक एंटरटेनिंग मूवी हो या कोई प्रोग्राम हो, क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव है उनके लिए तो काफ़ी एक्शन हो ही रहा है, पर जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं है उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो फिल्म रिलीज होने जा रही है। आई एम श्योर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी दर्शक इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, तो ठीक है, मूवी देखना तो वाकई बनता है। और राजेश सर तो बेसब्री से आई एम श्योर इंतजार कर रहे होंगे, हमारे मूवी बफ हैं और थिएटर्स में जाके आमतौर पे सारी मूवीज निपटाते हैं। राजेश सर, इस बार वो मौका शुरुआत में नहीं मिलने वाला, बाद में मिलेगा, पर मूवी तो आप देखोगे ना। लेकिन आपके लिए एक और एडिशनल सवाल, आप मूवी बफ हो
तो सलमान खान के अब तक के जो फेमस डायलॉग्स है उसमें आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा है सर? देखिए, जहाँ तक मूवी की बात है बिल्कुल देखूंगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और गौरांग सर ने जो अभी कहा ना कि आधे कलेक्शन भी नहीं होंगे, तो यही है सलमान खान का जलवा कि एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी वो खुद की भी नहीं सुनते। तो उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है कि ईद पे रिलीज करेंगे तो करेंगे, फिर वो भले थिएटर में हो या ना हो। और एक तरीका से एक ईदी है, ईदी होता है एक गिफ्ट अपने लोगों में। तो सलमान भाई ने एक ईदी दी है अपने चाहने वालों को, अपना नुकसान करके। क्योंकि अगर आप एवरेज टिकट प्राइस भी देखो तो 250 रुपया होता है एक आदमी का, आज 250 रुपये में पूरा परिवार एक साथ दिखेगा, तो ऑब्वियसली उनको लॉस होने वाला है। लेकिन एक तरफ से ईदी है उनकी तरफ से अपने चाहने वालों के लिए। जहाँ तक डायलॉग की बात है, देखिए ऐसे तो अनगिनत डायलॉग मैं गिना सकता हूँ, बट समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए एक डायलॉग जो सलमान भाई के ऊपर और सलमान भाई के फिल्मों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, वो ये है कि मुझे समझने की कोशिश ना करें, मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं आता हूँ। तो ना इनकी फिल्में किसी के दिमाग में आती हैं, न ये खुद किसी के दिमाग में आते हैं, बट दिल में सबके आते हैं, सब कोई चाहते हैं इनको। और पिक्चरें तो हर ईद में हिट होती हैं। ठीक है, मुझे लगा आप वाला बोलोगे इतना छेद करेंगे, पर ठीक है। लेकिन ये डायलॉग भी एकदम सटीक बैठता है। लेकिन तो मूवी कलेक्शन शायद आधे रहे, लेकिन इस शो का प्रॉमिस ये है कि आपके रिटर्न्स, आपके स्टॉक के रिटर्न्स डबल होते हुए नजर आएंगे, कमाई डबल होती हुई नजर आएगी। तो ये बेसिक प्रमाइस के साथ चलिए स्पेशल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और गौरांग सर, पहला स्टॉक फिर आप ही के साथ। अब एक साल का टारगेट अपनी जगह, आज मन था कि उस तरह के स्टॉक्स डबल हो ना हो एग्जैक्टली 3 साल में, लेकिन जिनमें बहुत तगड़ा दमखम है, बहुत लाइकली है कि ये स्टॉक आने वाले समूह में यहां से बहुत अच्छे अप मूव्स दिखाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3 साल में शायद डबल होने का दमखम। गौरांग सर, पहला स्टॉक कौन सा? तो आशीष जी, अगर बाजार इस कतार पर खड़ा है और अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढने जाते हैं जो कि आधे दाम पर मिल रहे हैं, तो बुनियादी तर्क के आधार पर उस कंपनी में या उस शेयर में कुछ गड़बड़ी है, उस कारण वो स्टॉक नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। हालांकि हमने उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है, हमने महत्व दिया है निवेशकों को अपनी पूंजी कहां पर निवेश करनी चाहिए और 2 या 3 साल के बाद आपको एक बढ़िया रिटर्न खड़ा करके दे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पहला स्टॉक जो चुना है, जो कि हाल में नतीजे आए थे और कुछ करेक्ट भी हुआ था, टाटा समूह की कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और आज ही एफएमसीजी की क्षेत्र एक शो स्टॉपर के रूप में सामने आई है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। हालांकि दोनों की तुलना में नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले 2-3 तिमाही में मैं उम्मीद रखता हूं कि नतीजों में बेहतर रुझान आएगा, बिक्री को लेकर के, आमदनी को लेकर के, मार्जिन को लेकर के और शुद्ध मुनाफे को लेकर के। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको निवेश के लिए मौके ढूंढने चाहिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा, दाव लगाने के मौके हैं। अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी पकड़ा है स्टॉक ने, और 840 या शायद 12 महीने का टाइम होराइजन और इवेंचुअली अगले 3 सालों में मोटा रिटर्न देने का दमखम रखता है ये स्टॉक। और गौरांग सर सही कह रहे हैं, जब हमने आधे का नाम ढूंढा था ना, द मोस्ट वांटेड, योर मोस्ट वांटेड स्टॉक्स, तो एक ऑप्शन ये था कि वो स्टॉक्स जो अपने लाइफ टाइम हाई से 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो आधे हो गए, उनमें से कौन सा चुने। पर जो इस तरह के बाजार में भी आधा होके चल रहा है उसमें कोई दमखम नहीं है, इसीलिए रैशनल बदल दिया। और इसीलिए हम अब बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जो लग रहा है इवेंचुअल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू 3 साल डाउन द लाइन जो भाव हो सकता है उसके आधे पे चल रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा प्ले हो सकता है स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से। हेमांग सर, आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, मेरा पहला स्टॉक पीएसयू का है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरा ये सोच है कि जो पीएसयू सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा री-रेटिंग हो रहा है, और पीएसयू के अंदर ऐसी जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज है जहाँ पे कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ विजिबिलिटी है, जहाँ पे रिफॉर्म्स के स्कोप है, तो उसमें बहुत बड़ा री-रेटिंग भी हो सकता है अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े बोल्ड स्टेप्स अगर लिए जाते हैं। तो गेल के पास 2 बिजनेसेस है, एक तो गैस का ट्रांसमिशन और दूसरा पेट्रोकेमिकल
अगर आप देखें तो काफी सारी पॉजिटिव चीजें गेल के अंदर हो रही है, क्योंकि जो क्रूड के दाम है वो ज्यादा है, तो एलएनजी के दाम भी काफी उसके साथ लिंक्ड होते हैं, तो वो भी हाई लेवल पे कोट कर रहे हैं। तो उसमें जो मार्जिन्स होगा गेल के लिए ट्रांसमिशन का, वो एक बहुत अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है। और इवन पेट्रोकेमिकल के भी जो मार्जिन्स है वो काफी हाई लेवल पे कोट कर रहे हैं। तो ये एक जो ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप अभी बहुत कम है, लगभग 72,000 करोड़, और उतना ही टॉप लाइन है, और बाकी सारे जो रिटर्न पैरामीटर्स है, रिटर्न रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब काफी बेहतर है। 20% का रिटर्न रेशियोज वगैरह है। तो ये कंपनी में डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ विजिबिलिटी दोनों को अगर जोड़ के आप चले तो 3 साल में डेफिनेटली काफी अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखती है ये कंपनी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल को रखें रडार पे। ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स आने शुरू हुए हैं इन सरकारी कंपनीज में, उसमें भी एनर्जी कमोडिटी प्लेज में, और खास तौर पे गेल में। और गेल अगले 3 सालों में तगड़े रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। ये जो टारगेट्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं, ये आने वाले 12 महीनों के लिहाज से हैं, लेकिन इवेंचुअली शायद यहां से जबरदस्त रिटर्न्स देने की तैयारी हो रही है, और इसमें काफी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी स्ट्रीट कीनली अवेट कर रहा है। तो पहला स्टॉक आया था गजब का टाटा ग्रुप समूह से, टाटा कंज्यूमर, उसके बाद एक सरकारी कंपनी गेल आपकी स्क्रीन पर, और अब जा रहा हूं राजेश सर के पास कोलकाता। राजेश सर, पहला स्टॉक कौन सा जिसपे भरोसा बन रहा है आने वाले 3 सालों में जबरदस्त कमाई करके दे सकता है? आशीष जी, भरोसा बन रहा नहीं है, बल्कि मेरा इस पे जमाने से भरोसा है। और आज चुनने की वजह यह हुई कि कल मैंने आपका एक ट्वीट देखा था उड़ करके, फेविकॉल वाला, तो उसी के वनिस्पत मैंने ये आईटीसी का स्टॉक चुना है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है, सिगरेट बिजनेस अच्छे चल रहे हैं बावजूद इतनी दिक्कतों के। पिछले तिमाही में हमने देखा कि सिगरेट में वॉल्यूम बढ़े, बजट में सिगरेट्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। एफएमसीजी बहुत अच्छी तरीक़ा से अपनी ग्रोथ दिखा रहा है, अब तो एबिटा और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। होटल्स में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं पैंडेमिक की वजह से, बट वैल्यूएशंस तो अपनी जगह हैं ही। क्लीन बैलेंस शीट है, डेट है नहीं, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। मैं समझता हूं कि, और सबसे बड़ी बात कि इसमें डिविडेंड यील्ड भी इस वक्त 5% के आसपास बैठ रहा है, और मैं समझता हूं कि ये स्टॉक जब भी चलना चलेगा। मैं नहीं जानता कि ये 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, क्योंकि बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशन बहुत तगड़ी है, और 3 साल में मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने कहा कि डबल हो सकते हैं, तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आईटीसी एक अंडर परफॉर्मिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आधे दाम में मिल रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये आईटीसी का नाम लिया तो एक्चुअली हम में से बहुत लोगों के लिए म्यूजिक टू ईयर्स है सर। ये लग रहा है कि भरोसा है, लग तो हमें बहुत सालों से रहा है कि आईटीसी चलेगा, पर इस बार कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या अगले 3 सालों में बहुत तगड़ी रीरेटिंग हो सकती है? बहुत लंबे अरसे से हम उस रीरेटिंग को इंतजार में हैं सर। बिल्कुल हो सकती है आशीष जी। अगर आप ध्यान दो तो 2008 से 2016 के बीच में रिलायंस ने भी कुछ नहीं किया था 8 सालों तक, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तो लेट्स होप कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो हर पायदान पे खरी है। तो अगर किसी को 3 साल का कॉल लेना हो 15,000 की निफ्टी पे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सेफ बेट है। बिल्कुल ठीक बात। और एक एग्जाम्पल आपने दिया, दूसरा एग्जाम्पल इसी का इमीडिएट पीयर है HUL। कई सालों तक एक जोन में अटका था, उसके बाद जब ब्रेकआउट आया, जब चला, तो क्या मैसिव री रेटिंग HUL की होती हुई नजर आई थी। तो ठीक बात, सब लोग आईटीसी की उस री रेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, पर होपफुली आने वाले 3 सालों में कहीं ना कहीं वो री रेटिंग शायद एक पॉसिबिलिटी बन के नजर आए। आईटीसी पे कॉल देने का आपने दमखम दिखाया सर, आज मूड में लग रहे हैं, इसका मतलब आप। अगला स्टॉक कौन सा है सर? मूड तो होगा ही ना, सलमान खान की पिक्चर आ रही है। तो अगला स्टॉक भी आई से ही स्टार्ट होता है, आईटीसी था, नेक्स्ट इज ऑल्सो अगेन आई, दैट्स IRCTC। अगर आप देखें तो एक वर्चुअल मोनोपोली है कंपनी की, इंटरनेट टिकटिंग में, केटरिंग में, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस। जो हम लोग ई-कॉम की बात करते हैं उसमें अगर कही जाए तो सबसे बड़ी कंपनी भारत की यही कहा जा सकती है, जिसमें जितने भी हिट्स होते हैं उसमें एक बड़ा प्रतिशत जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है।
डेट फ्री है, मिनी रत्न स्टेटस है। अब चूंकि ये लॉकडाउन वगैरह के कारण से पिछले 12-13-14 महीने से दिक्कत में चल रही है, उतनी कमाई नहीं हो रही, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 साल में भगवान ऐसा करेगा कि सब सही हो जाएगा, तो ये कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि IRCTC में कोई को 3 साल की कॉल लेनी हो तो बिल्कुल ले सकता है। हाँ, तो एक सरकारी कंपनी और आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आती हुई मोनोपोली। हालांकि रेलवेज अग्रवाल सर इस 3 सालों में हो सकता है काफी हद तक प्राइवेटाइजेशन के लिए और ट्रेनें चलाने के लिए वो जो बोलियां मंगाई हैं वो सब बोलियां बिड्स खुलेंगी, शायद और प्राइवेट प्लेयर्स इस स्पेस में एंटर करते हुए नजर आएंगे। अब तक पहली कंपनी बनी थी IRCTC जो तेजस चला रही थी, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ वाली 2 तेजस। अब उसी पे बैट कर रहे हैं या फिर कंपटीशन खुलेगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है? सर अगर कंपटीशन खुलता भी है तो टिकटिंग वाला बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन आने वाला है। हो सकता है कि ट्रेन में आ जाए, बट टिकटिंग तो इनकी ही होने वाली है। रेल नीर जो पानी का कारोबार है, ड्रिंकिंग वाटर का, वो इनका ही होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई कंपटीशन आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, हाँ ये तो सच है। तो IRCTC वो स्टॉक, इमीडिएट टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन 3 साल के टाइम होराइजन में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक देने की तैयारी कर रहा है। और वैसे भी लॉकडाउन ब्लूज के बीच में जो पिटाई हुई थी स्टॉक की, उससे क्या रिवर्सल आया, क्या तेजी, क्या मजबूती स्टॉक ने पिकअप करी है, वो दिखाता है किस तरह का रेजिलियंस है स्टॉक का, और आने वाले समय में यहां से भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एक गौरांग सर, आपको सलमान पसंद नहीं है क्या? एक तो आपने कलेक्शंस बोले आधे होंगे और आज आप मुस्कुरा नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आशीष जी, हम तो हमेशा मुस्कुराते हैं, बाजार ऊपर हो या नीचे हो। हमारी सेहत के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और पहले ही मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में एक लाइटर नोट के हिसाब से ही ये टिप्पणी करी थी कलेक्शन को लेकर के, और जिस तरीके से मीडिया में सलमान भाई ने कलेक्शन को लेकर के कुछ चिंताएं जताई थी, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा माहौल है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को और अपने स्वभाव को खुश मिजाज रखें और एक लाइटर माइंड लेकर के इस परिस्थिति का सामना करें। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालते हैं, टेंशन डालते हैं, तो परिस्थिति और बिगड़ने की पूरी संभावना है। ये तो कहा जा रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए आप लोग, ये समय उसी तभी आसानी से समय निकल पाएगा। लेकिन गौरांग सर, पहला स्टॉक बढ़िया टाटा कंज्यूमर आया था FMCG स्टेपल से, अगला कौन सा? तो दूसरा स्टॉक होगा जीवन बीमा से जुड़ा हुआ, और ये जो 3 लिस्टेड एंटिटीज हैं, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और SBI लाइफ, सबसे ज्यादा पसंद आता है और प्राथमिकता पहले पायदान पर हम देना चाहते हैं, वो है HDFC लाइफ को। और जिस तरीके से रन रेट आने वाले समय पे बढ़ेगी न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखने जाएं तो जो आबादी है भारत देश की, उसका एक लोअर सिंगल डिजिट इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योरेंस है लोगों के पास। तो एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर अभी भी है जिसको मुकम्मल करना है, जिसको हासिल करना है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से LIC का IPO जब भी आएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी की जो सूची है उसमें और इंटरेस्ट आएगा। तो HDFC लाइफ मेरे ख्याल से अगर 2-3 साल का अगर आपका नजरिया है तो ज्यादातर निवेश इस स्तर पर करें और गिरावट पर आप और जोड़ते जाएं। दोनों ही स्टॉक में टाटा कंज्यूमर और HDFC लाइफ एक SIP बना करके चले। बिल्कुल ठीक है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में सबसे प्रिफर्ड बेट आप लोग की स्क्रीन पर, और वाकई इस तरह के स्टॉक्स को आप आने वाले समय के लिहाज से 3-5 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से बिल्कुल पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल सटीक पिक आप लोगों की स्क्रीन पर आती हुई। वो पता है, कार्यक्रम की शुरुआत में जब गौरांग सर बोल रहे थे तब उस समय मुझे ऑडियो नहीं आया, इसीलिए मैं फॉलो अप नहीं ले पाया था। लेकिन हाँ, क्विकली मैं हेमांग सर के पास जा रहा हूं अगली पिक जानने के लिए। हेमांग सर, पहला दाव था गैस अथॉरिटी पर, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, दूसरा भी जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो PSU बास्केट से ही है, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसमें मेन रीजन ये है आशीष जी कि ये जो इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग 5 लाख करोड़ का, उसमें कहीं जाके काफी एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
और इस कंपनी ने जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप R&D के अंदर जिस तरह का काम कंपनी कर रही है, लगभग 8-9% जो रेवेन्यू है वो उस पर स्पेंड कर रही है और लगातार हाई रिटर्न रेशियो से काम कर रही है, तो ये कंपनी में अगर आप 3 साल की अगर बात करें तो लगभग 18-20% काइंड ऑफ कैगर जो हम बोलते हैं वो इजीली अचीवेबल है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कोर जो डिफेंस है उसके अंदर तो डाइवेस्टमेंट नहीं होगा, पर काफ़ी सारे जो उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको डीमर्जर या डाइवेस्टमेंट रिलेटेड भी रिफॉर्म ला सकती है, जिसमें एक बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर बन सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोर जो फंडामेंटल्स है कंपनी के उसको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, बिजनेस उसका लगातार जारी रहेगा, हाई मार्जिन कंपनी है, हाई ROC है 25%, तो ये कंपनी 3 साल के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कंपाउंडेड रिटर्न दे सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इसमें भी खरीदारी करी है और तगड़ा कंपाउंडेड रिटर्न आने वाले समय में स्टॉक देने का दम कम रखता है। क्विकली जो 6 स्टॉक्स डिस्कस हुए, आधे द मोस्ट वांटेड स्टॉक्स, यानी कि वो स्टॉक्स जो आने वाले समय में यहां से दोगुने होने का दम कम रखते हैं। और देखिए समय कैसा बदल रहा है, 6 में से 3 सरकारी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर और कंजम्पशन और पेडिग्री पर फोकस, ये होगी आपकी थीम। स्टॉक्स कौन से सरकारी जो मैंने नाम लिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल और IRCTC पे लगाना है आप लोगों को दाव। ये सरकारी स्पेस की कंपनीज मैसिव आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर लीजिए इन स्टॉक्स में। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HDFC लाइफ और ITC, ये वो स्टॉक्स हैं जो यहां से बड़े स्वीट स्पॉट में रहते हैं। अगले 12 महीने के लिहाज से अच्छे रिटर्न्स और अगले 3 सालों के लिहाज से बढ़िया कंपाउंडेड रिटर्न्स ये स्टॉक देने का दमखम रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये स्टॉक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस वाले